से शुरू नहीं होती जब सीमा रेखा खींची गई थी, बल्कि इसकी जड़ें सदियों मेरे ही कारण भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था। मैंने 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिलाए ताकि भाईचारा बना रहे। मैंने पाकिस्तान को एक भी रुपया दिए जाने का विरोध किया, लेकिन गांधी के पाकिस्तान प्रेम के कारण मुझे झुकना पड़ा। यह कहानी 1947 की उस तपती दोपहर से शुरू नहीं होती जब सीमा रेखा खींची गई थी, बल्कि इसकी जड़ें सदियों पीछे और हजारों मील दूर लंदन की उन गलियों में छिपी हैं, जहां एक नौजवान भारतीय अपनी पहचान तलाश रहा था। 25 दिसंबर 1876 को कराची के खारादर इलाके में एक बच्चे ने जन्म लिया। पिता जिन्ना भाई पूंजा एक संपन्न व्यापारी थे। उनका परिवार खोजा जाति से था, जिन्होंने सदियों पहले हिंदू धर्म से इस्लाम अपनाया था। उस बच्चे का नाम रखा गया मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना बचपन से ही मेधावी थे और 1892 में वे वकालत की पढ़ाई करने लंदन चले गए। लंदन की आबोहवा ने जिन्ना को पूरी तरह बदल दिया। वे एक ऐसे अंग्रेज भद्र पुरुष बनकर लौटे जो नमाज से ज्यादा कानून की किताबों और सूट बूट की शान में यकीन रखते थे। लेकिन जब 1896 में वे भारत लौटे तो उनके पिता का कारोबार डूब चुका था। जिन्ना के पास न दौलत थी न पहचान, बस था तो एक अडिग आत्मविश्वास। उन्होंने बंबई को अपना कार्य क्षेत्र चुना और जल्द ही शहर के सबसे महंगे और मशहूर वकील बन गए। उस समय के जिन्ना और 1947 के जिन्ना में जमीन आसमान का फर्क था। शुरुआती दौर में जिन्ना कट्टर धर्मनिरपेक्ष थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना आदर्श मानते थे। उनकी देशभक्ति पर किसी को शक नहीं था। सरोजिनी नायडू ने तो उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत तक कह दिया था। 19वीं सदी के अंत तक अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर भारत पर राज करना है तो यहाँ की सबसे बड़ी ताकत हिंदू और मुस्लिम एकता को तोड़ना होगा। उस समय का बंगाल प्रेसिडेंसी क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र था। बिहारी, बंगाली, हिंदू और मुसलमान मिलकर अंग्रेजों की नाक में दम कर रहे थे। तभी प्रवेश होता है लॉर्ड कर्जन का। 1905 में कर्जन ने एक चाल चली जिसे इतिहास बंगाल विभाजन के नाम से जानता है। अंग्रेजों ने तर्क दिया कि बंगाल बहुत बड़ा है और प्रशासनिक सुविधा के लिए इसे 2 भागों में बांटना जरूरी है, लेकिन असलियत कुछ और थी। उन्होंने बंगाल को इस तरह बांटा कि एक हिस्सा मुस्लिम बहुल और दूसरा हिंदू बहुल। अंग्रेजों ने मुस्लिमों को यह सपना दिखाना शुरू किया कि इस नए प्रांत में उनकी अपनी सत्ता होगी। यह भारत की अखंडता पर पहला कुल्हाड़ी का प्रहार था। बंगाल विभाजन ने नफरत की वह चिंगारी लगा दी थी जिसे हवा देने के लिए अंग्रेजों ने 1906 में ढाका के नवाबों और मुस्लिम कुलीनों को उकसाया। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक सभा हुई जहां अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिमों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना बताया गया, लेकिन पर्दे के पीछे ब्रिटिश हुकूमत इस नई पार्टी को कांग्रेस के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। दिलचस्प बात यह है कि उस समय जिन्ना मुस्लिम लीग के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने लीग की सांप्रदायिक राजनीति की आलोचना की और कांग्रेस के मंच से एक राष्ट्र की बात की। इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, यह इंसानी अहंकार की भी कहानी है। जिन्ना वकालत की दुनिया में नेहरू और पटेल से वरिष्ठ थे। वे एक सफल और स्वाभिमानी वकील थे। दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू एक प्रभावशाली और अमीर परिवार से ताल्लुक रखते थे। इन नेताओं के बीच विचारों का ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व का भी टकराव था। जिन्ना को लगता था कि कांग्रेस में उनकी उपेक्षा हो रही है, जबकि नेहरू और पटेल की लोकप्रियता गांधी जी के सानिध्य में तेजी से बढ़ रही थी। 1909 के सुधारों के जरिए अंग्रेजों ने मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया, यानी मुस्लिम सीटों पर सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार खड़े होंगे और सिर्फ मुस्लिम ही वोट देंगे। यह वह दौर था जब भारत की राजनीतिक जमीन पर हम और वे की दीवार खड़ी की जा रही थी। जिन्ना अभी भी एकता के सूत्र में बंधे थे, लेकिन मंच तैयार हो चुका था एक ऐसे नाटक के लिए जिसका अंत करोड़ों लोगों के खून और आंसुओं से होने वाला था। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की राजनीति में एक ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हुआ जिसने न केवल आंदोलन का तरीका बदला बल्कि जिन्ना जैसे वैचारिक नेताओं की जमीन ही हिला दी। 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। जिन्ना और गांधी दोनों ही वकील थे, दोनों ही गुजराती पृष्ठभूमि से थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। जिन्ना बैठक कक्ष की राजनीति, कानूनी दलीलों और संवैधानिक चर्चाओं के कायल थे। वहीं गांधी जी ने राजनीति को बैठक कक्ष से निकालकर धूल भरी सड़कों पर ला खड़ा किया। 1916 में जिन्ना ने अपनी राजनीतिक सूझबूझ से लखनऊ समझौता करवाया। यह वह समय था जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक ही मेज पर बैठे थे।
जिन्ना को लगने लगा था कि वे हिंदू मुस्लिम एकता के सबसे बड़े पुल बन